गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात आप सभी को। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। मॉडर्न फिजिक्स चल रही थी और मॉडर्न फिजिक्स में आगे की क्लास को मैं लेकर आया हूं। और मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग का चल रहा था बोर का परमाणु मॉडल, और उस बोर के परमाणु मॉडल को आगे बढ़ाते हुए आज हम बातें करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। बहुत ही महत्वपूर्ण हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टॉपिक है। और उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले मैं दो शब्द कहना चाहूंगा जिसकी आप लोगों की चाहत है या जिस चीज को आप चाहते हैं। दो शब्द हैं मेरे वो कि मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है, सिफारिश किससे करूं। मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है, सिफारिश किससे करूं। हर रोज इम्तहान नया है, हर रोज इम्तहान नया है, तैयारी किसकी करूं। तो आइए इम्तहान की तैयारी करते हैं। हम लोग की बातें हो चुकी थी। मैंने आपसे कहा था कि ये आपका क्या है, परमाणु है, और इस परमाणु में यह नाभिक है, और इस नाभिक की कक्षाएं हैं, और यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती, कुल ऊर्जा हम लोग निकाल चुके थे। E=-1/8 कुल ऊर्जा, Z²E⁴/ε0 का स्क्वायर N²H², ऐसा निकाल चुके थे हम लोग। ठीक है। अगर हम यहां से हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश ε0 का मान जानते हैं, प्लैंक नियतांक H का मान जानते हैं, सबका मान जानते हैं। यदि हम यहाँ पे इन सब का मान रखेंगे तो आपको मिलेगा -13.6 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका मान मिलेगा। मैंने आपसे कहा था कि इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के माइनस आने का मतलब कि इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती। अगर इतनी ऊर्जा माइनस नहीं रहती भाई, तो अगर आप इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे रहे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक, यहां तक बातें हो चुकी थी। अब हम आगे की बातें करते हैं। अब टॉपिक से थोड़ा सा हट जाते हैं। चलिए, मैंने आपसे एक बात कहा था कि यह आपका नाभिक है, और यह पहली कक्षा, ठीक, और यह दूसरी कक्षा है। मतलब N बराबर यह प्रथम ऊर्जा स्तर है। यहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यह आपका भाई कहा जाएगा ग्राउंड स्टेज, मूल अवस्था। और यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर से आप ऊर्जा दे रहे, ऊर्जा क्या दे रहे भाई, hν दे रहे, इतनी ऊर्जा दे रहे, तो यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि यहां अपनी मूल अवस्था से अगर आप उसे ऊर्जा देंगे, hν ऊर्जा देंगे, तो यह आपका यहां से उठ के यहां आएगा। तो इसको कहेंगे हम उत्तेजित अवस्था। सीधी सी बात है, नहीं समझे। देखिए, यह आपका है भाई नाभिक, और यह इसकी कक्षा है। N बराबर 1, N बराबर 2। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहता है तो यह जा सकता है, लेकिन जाने के लिए इसे उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी जितनी की इसे आवश्यकता है। मान लेते हैं कि यह आपका 10 है, पहले स्तर की ऊर्जा 10 है, दूसरे स्तर की ऊर्जा क्या है, 30 है। तो इन दोनों ऊर्जाओं का अंतर E2 - E1 करेंगे तो 30 में से 10 घटाएंगे तो आपको 20, मतलब कि 20 जूल की ऊर्जा यदि आप इस इलेक्ट्रॉन को देंगे तो यह इलेक्ट्रॉन उसे उठेगा और यहां से यहां तक दूसरे ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। और यह ऊर्जा देंगे कैसे, आप विकिरण के रूप में देंगे, ऐसे देंगे। ठीक, तब यह उत्तेजित अवस्था में जाएगा। इतनी बातें हो चुकी थी। ठीक है। अब देखिए, यहां से N बराबर 1 के लिए यहां पे
यन का मान क्या है, यन बराबर इसमें ई बराबर -13.6 जेड स्क्वायर यन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यन बराबर आपका 1 2 3 4 और जेड क्या भाई, परमाणु क्रमांक। जेड आपका है परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, अब चलिए बातें करते हैं। हाइड्रोजन के लिए ले लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए आप जानते हैं कि जेड का मान आपका 1 होता है। जेड का मान आपका 1 होता है और पहले ऊर्जा स्तर जेड बराबर 1 और एन बराबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका E1 बराबर आपका हो जाएगा -13.6। जेड का मान 1 बट्टे एन का मान 1, 1 का स्क्वायर, तो E1 का मान आपका आ जाएगा 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तो पहले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। ठीक है, अब E2 निकालते, यहीं से आप E2 निकाल लीजिए। E2 निकालने का मतलब क्या भाई, इलेक्ट्रॉन ऐसे है ना, यहां पे जो n बराबर 2 लेंगे, इस बार हाइड्रोजन के लिए ले रहे, तो यह आपका हो जाएगा -13.6। जेड बराबर आपका 1 और n का मान इस बार n बराबर आप 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा -13.6 गुणे 1/2 का स्क्वायर आपका 4, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 3 चौको 12, 3.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियर अबाउट आपका यही आएगा। तो यहां पे ऊर्जा क्या है आपकी, यहां पे ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी -3.5 ऐसा। अब n बराबर 3 के लिए चलते हैं। n बराबर 3 के लिए चलेंगे तो आपका E3 आ जाएगा, E3 आपका हो जाएगा -13.6 गुणे 1/3 का स्क्वायर 9, और ये आपका आ जाएगा 1.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे इसकी ऊर्जा देखो, ऊर्जाओं का अंतर कम होता जा रहा है, -1.67 E3 का मान है। मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगा। पहले में ऊर्जा कितना आ गई भाई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे की ऊर्जा आपकी आ गई -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये दूसरे की ऊर्जा का मतलब क्या है, यदि आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन है, या इस इलेक्ट्रॉन को आपको उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था मतलब कि n बराबर 2 में भेजना है, तो आपको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी बाहर से। क्या करेंगे हम, E2 - E1 कर देंगे, तो ये आपका -13.6, सॉरी E2 का मान आपका है -3.56 माइनस आपका 13.6, तो यह आपका आएगा लगभग आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाहर से यदि हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देंगे, तो यह इलेक्ट्रॉन जो प्रथम ऊर्जा स्तर में है, यह उत्तेजित होकर द्वितीय ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। इसी को कहते हैं उत्तेजित अवस्था। तीसरे में भेजना है, तो तीसरे में भेजना है तो E3 - E1 कर देंगे। अब जितनी ऊर्जा आपको चाहिए उतनी ऊर्जा, मतलब जितना आएगा उतनी ऊर्जा यदि आप बाहर से देंगे, तो यह वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे उत्तेजित होकर द्वितीय उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा, मतलब n बराबर 3 पर चले जाए। इतनी बात है, यही आपका समझना है। ठीक है, अब देखिए भाई साहब, E4 निकालते। E4 जब निकालेंगे तो आपको हो जाएगा -13.6 1/n² है ना, n बराबर आपको 4 रखना है इस बार, तो आपका हो जाएगा 16। तो E4 इक्वल टू हो जाएगा 16 8 128, 8 बचा 16 25 80.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 निकालेंगे तो इससे भी कम आएगा, E5 निकालेंगे 25 है ना, तो 25 चौको 100, 25 25 125, 11 25 चौको 100 ऐसे आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
मतलब कि E4 का मान कितना है? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 और भी कम होगा। E5 का मान है आपका है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ऐसे इसकी ऊर्जा का मान और कम आएगा, और जब अनंत पे जाएंगे तो अनंत पे इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अनंत पे इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। मतलब कि अब अनंत पे इसकी ऊर्जा शून्य हो जाएगी। कहने का मतलब कि अगर इतनी ऊर्जा आप दे देंगे, इतनी ऊर्जा आप दे देंगे प्लस में करके 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यदि आप ऊर्जा दे देंगे, तो यह आपका इलेक्ट्रॉन या आपका परमाणु नाभिक छोड़कर भाग जाएगा, अनंत पे चला जाएगा। एक कंडीशन है। चलिए, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अब हेडिंग डालते हैं। इस बार अब चलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चलते हैं। उससे पहले कुछ हम गणितीय खेल खेलते। गणितीय खेल का मतलब समझ ही रहे आप लोग। देखिए, खेल की भावना ही खेल होती है। बीच में अगर जैसे फिजिक्स मैथ का, अगर मैथ का दूसरा नाम अगर कहा जाए तो फिजिक्स, ठीक है। तो यहां पे गणितीय खेल खेलना है। गणितीय खेल खेलते हैं, लेकिन उससे पहले अपने माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके रखिए। आगे एक बात बताएंगे हम आपको। एक कहा जाता है कि भाई आपको खुद के बारे में सोचें कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, तूफानों से कह दो अपनी हद में रहा करें। आते चलिए, ये आपका है मूल अवस्था n बराबर 1, यह आपका है n बराबर 2, यह आपका है n बराबर 3, यह आपका है n बराबर 4, यह आपका है n बराबर 5, यह आपका है n बराबर 6। इतना यहां से यहां की जो ऊर्जा है, ये इसकी ऊर्जा -13.6, इस वाले की ऊर्जा 3.56 थी, समथिंग ऐसे कुछ थी। इसकी ऊर्जा जो भी है, आप मतलब पहले से, यदि पहले से दूसरे में जाएगा तो सबसे ज्यादा ऊर्जा क्या हो सकता है? ठीक, उसके बाद ऊर्जाओं का अंतर कम होता चला आया था, कम था कम था कम था, एक कम था, और सबसे लास्ट में आपका अनंत था, ऐसे था। यहाँ पे आपकी ऊर्जा 0 हो जाएगी, ऐसा था आपका। ठीक, अब देखिए बाहर से जो ऊर्जा देंगे हम, आपका ये था जो ऊर्जा चाहिए थी, E बराबर आपका -13.6 जेड स्क्वायर E⁴ अपान एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ऐसा था। या इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी ये मिस हो गया, -13.6 जेड स्क्वायर अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा। इतनी बातें थी आपकी। मैंने आपसे क्या कहा कि यदि इसको हम बाहर से उतनी ऊर्जा देंगे, उतनी ऊर्जा देंगे E म्यू, और यह ऊर्जा किसके बराबर होनी चाहिए भाई? E2 - E1 के बराबर होनी चाहिए। इतनी बातें आप समझ रहे हैं कि भाई यदि हमें इसको इसमें से इसमें भेजना तो हमें बाहर से उतनी ऊर्जा देनी होगी। कितनी ऊर्जा? इस E2 - E1 के अंतर के बराबर आपको ऊर्जा देनी होगी। इतनी बातें हो गई थी। चलिए, तो हम बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं, बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाई? यह आपका हो जाएगा E1 बराबर हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर n1 का स्क्वायर, और E2 बराबर क्या हो जाएगा? -13.6 जेड स्क्वायर
n2 का स्क्वायर। इतनी बात है। बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं कितना, एच म्यू। यह आपका हो जाएगा E2 माइनस E1। एच म्यू इक्वल टू E2 का मान रखते हैं, आपका हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपान n2 का स्क्वायर माइनस E1 का मान -13.6 जेड स्क्वायर n1 का स्क्वायर। यह आपका हो जाएगा एच म्यू। एक बात और, जो चाल होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय, या चाल c बराबर दूरी आपकी लैम्डा इंटू समय, आवृत्ति का उल्टा, सॉरी आवृत्ति का उल्टा आपका समय होता है, या समय का उल्टा आपकी आवृत्ति होती है। तो c इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका लैम्डा इंटू न्यू। और यह न्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c अपान लैम्डा, ऐसा मिलेगा। भाई साहब आवृत्ति के बारे में समझते हो आप लोग। प्रति सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। सीधी सी बात है, सीधी सी लॉजिक है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा c अपान लैम्डा। तो यहां पे हम म्यू का मान रख लेते हैं, हो जाएगा c अपान लैम्डा इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर n2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर n1 का स्क्वायर। इसको हम सीधी सीधी से है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। यहां से हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इतना लंबा चौड़ा करने कोई मतलब नहीं है। 13.6 जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो आपका हो जाएगा एच सी अपान लैम्डा इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर को ले लेते कॉमन। ये ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा यह n1, 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर, ऐसा। अब क्या करते हैं, यहां से लैम्डा को रहने देते हैं, 1 अपान लैम्डा को रहने देते हैं, एच और सी को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 13.6 अपान एच सी जेड स्क्वायर 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर, ऐसा। 1 अपान लैम्डा, इतनी बात है। 13.6 अपान इस एच का मान आप जानते हो 6 दो गुणे 10 घाते आपका -34 गुणे सी का मान 3.0 गुणे 10 घाते 8, ठीक है। जेड स्क्वायर 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर, इतनी। और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, इस वाले का जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपान लैम्डा इक्वल टू 13.6, आपको मिलेगा 1.09 गुणे 10 के घाते आपका 7, 1.09 गुणे 10 के घाते 7 जेड स्क्वायर 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर। और यह जो आपका होता है इसको बोलते हैं रिडबर्ग नियतांक। 1 अपान लैम्डा इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर। जहां आर एक नियतांक है, आर एक आपका नियतांक है जिसे कहते हैं रिडबर्ग नियतांक।
और इसका मान होता है 1.07 गुणे 10 के घाते 7, 1.09 गुणे 10 के घाते 7 मीटर इनवर्स। ये रिडबर्ग नियतांक, ठीक है। ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन है। ठीक है, और एक बात ध्यान देना, कहेंगे कि अरे ये कैसे आ गया, तो भाई इसमें जो रिडबर्ग नियतांक होता है वो आपका होता है आर का, मैं सूत्र लिख दे रहा हूं आपको, सूत्र लिख दे रहा हूं। आर इक्वल टू होता है आपका, कहाँ गया, यम ई के पावर 4 एप्सिलॉन का स्क्वायर एच के पावर 3 इंटू सी। कहेंगे सर जी इसमें बड़ा डिफरेंस है, ऐसा है ना 34/8 ये आपका, इसमें आपका ना यम आपका घुसा है 9.0 गुणे 10 घाते -31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, है ना, ये बातें आ गई। अब बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। उससे पहले दो बातें, उससे पहले दो बातें आपसे। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम आपको दो पढ़ना है, एक आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और एक आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम। दो स्पेक्ट्रम पढ़ना है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में पीछे के इतिहास को मैं लेकर चल रहा हूं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में मैंने आपसे कहा था कि जैसे कोई आपकी गैस है, एक गैस है, इसको क्या करते हैं आप, विद्युत आर्क की सहायता से हीट करते हैं, हीट करते हैं। तो जब हम यहां पे कोई यदि आपका पर्दा है तो उस पर्दे पे आपका स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। मतलब कि एक बात समझना है ध्यान से, है ना, जब कोई आपका इलेक्ट्रॉन है यह अपनी मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाता है, ठीक है, मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाता है। तो क्या करते हैं हम इसको ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो यह क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई साहब, इसको हम बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एक ही बात, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इस गैस में से, एक गैस है, इसमें हम क्या करते हैं, हम सूर्य का श्वेत प्रकाश आपका डालते हैं, श्वेत प्रकाश डालते हैं, ठीक। जब हम श्वेत प्रकाश डालते हैं तो यह क्या करता है कि इसमें से श्वेत प्रकाश में से यह जो गैस होती है कुछ रंगों को क्या करते, कुछ विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, कुछ विकिरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। मतलब जिसका जैसे मान लेते रेड, ब्लू, ग्रीन, तीन का इसने क्या किया, उत्सर्जन किया। जब यहां से श्वेत प्रकाश हम डालते हैं तो यह फिर आपका एक स्पेक्ट्रम देता है, और उस स्पेक्ट्रम में सिर्फ ये है ना रेड, ब्लू और ग्रीन वाले नहीं रहते, बाकी सभी विकिरण
रहती है और ये आपका लाइनिंग ऐसा रहता है। ठीक, ये बातें तो आपकी यहाँ से स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक, एक बात और समझना है यहाँ पर, ये बातें यहाँ की क्लियर। ठीक, जैसे अब इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन है N1, ये आपका N2 है और ये आपका N3 है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को यहां से दी गई ऊर्जा यह उछड़ के ऐसे चला है, तो इसका जो स्पेक्ट्रम होगा यह आपका ऐसा होगा, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, ऐसा बात नई बात है। उसके बाद यह इलेक्ट्रॉन, ये तो भाई यहां से मूल अवस्था है ना, मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चला गया, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन हमेशा रह नहीं सकता, या फिर क्या करेगा, आएगा। ये फिर क्या करेगा, आपका आएगा। लेकिन आने की दो विधियां हो सकती हैं, एक तो आपका ये हो सकता है भाई इलेक्ट्रॉन एक सीधा साधा नटखटी है, ये आपका यहाँ से गया ऐसे, कहा हमें यहाँ ही जाना, अपने घर ही जाना, मूल अवस्था में ग्राउंड स्टेज में ही जाना है। ठीक है, तो यह क्या करेगा भाई, यहां से ऐसे आएगा तो कुछ ऊर्जा छोड़ेगा, स्वतः उत्सर्जन करेगा, कुछ ऊर्जा छोड़ेगा। तो जब ऊर्जा छोड़ेगा तो इसका स्पेक्ट्रम ऐसा है, फिर यहां से फिर यहां पे आएगा यहाँ, तो फिर इसका स्पेक्ट्रम ऐसा, रेखीय स्पेक्ट्रम। अगर यह इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करता, एकदम सीधे चला आता है, ऐसे सीधे चला आता है, तो इसका स्पेक्ट्रम आपका भाई ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे कह सकते हैं आप इसको, ऐसे कह सकते हैं, एक ही लाइन में एक ही बार में इलेक्ट्रॉन सीधा चला है तो एक ही रेखा मिलेगी। ठीक है, अगर मान लेते यह इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, बहुत सारे ऊर्जा स्तर है ना, यहाँ पे है, ऊर्जा दी गई, यहां से उछड़ के यहाँ पे चला गया, तो यहाँ से आने के 3-4 रास्ते हो सकते हैं। एक तो रास्ता ये हो सकता है, तो इसका हम स्पेक्ट्रम क्रॉस करेंगे, ऐसा हो गया एक, उसके बाद फिर यह क्या किया गया, ऐसे आया, फिर आपका ऐसा हो जाएगा, फिर यह क्या किया, ऐसे आया, ऐसा हो जाएगा, फिर ये लास्ट में ऐसे आया, तो ये आपका स्पेक्ट्रम ऐसा। इसी को क्या बोलते हैं भाई, हम रेखीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे, उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, और वहां से जब यह अपनी मूल अवस्था में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन, स्वतः उत्सर्जन करता है। मतलब जितनी ऊर्जा, भाई देखो, जितनी ऊर्जा आप देंगे उतनी ऊर्जा उसके पास रहेगी, और ये जब लौटने लगेगा तो उसी ऊर्जा के क्या करता है, उत्सर्जन करता है, स्वतः उत्सर्जन करता है, और उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो आपका होता है रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो यहां की बातें आप लोग की क्लियर। अब हम बातें करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बामर साहब ने बहुत ज्यादा अध्ययन किया, गहरा अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन आपका उच्च मतलब उत्तेजित अवस्थाओं से अपनी मूल अवस्था में आता है तो विभिन्न प्रकार के रेडिएशन उत्सर्जित करता है, विभिन्न प्रकार की रेडिएशन उत्सर्जित करता है, और वो आपकी फोटोग्राफिक मतलब कि काली काली रंग की पराबैंगनी किरणें होती हैं। ठीक, तो उसके बारे में आप लोगों से आगे की क्लास में बातें की जाएंगी, आगे की क्लास में आप लोगों से चर्चा की जाएंगी। लेकिन ये आपका जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत ही महत्वपूर्ण, बामर साहब ने बहुत ही परिश्रम किया था।